रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू मान लिया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या? रेक्टेंगल दिख रहा है, सिलेंडर भी दिखा सकते, एक ही बात है। तो क्या AC पे आया और AB पे क्या सफ़र कर जाए? TIR सीधे गया। कनेक्ट करेंगे हम लोग। हम जानते हैं कि जो इसका इस यहाँ पे TIR होना है। हम लोकेट करेंगे TIR का जो कौन सा बाउंड्री है, दिस इज द बाउंड्री ऑफ TIR, तो वहाँ पे क्रिटिकल एंगल डायरेक्टली लिख सकते हैं हम लोग। ये साइन C इक्वल टू रेयर बाई डेंसर। कौन यहाँ पे रेयर डेंसर है स्क्वायर के लिए? तो दिस इज द डेंसर, दिस इज द, तो यहाँ पे जो क्रिटिकल एंगल होगा इसका, तो डेट विल बी म्यू इंटू साइन C। या तो म्यू इंटू साइन C इक्वल टू 1 लिखे हैं, या साइन C इक्वल टू 1/म्यू, साइन C इक्वल टू, या फिर C नाम दे। हमारे पास नोन है, वो कोई अननोन क्वांटिटी रही नहीं, हम बोलेंगे सीधा ही कि ये C और साइन C इक्वल टू कितना, स्टैंडर्ड नोन है ये। सी करिए ऐसा। हमें TIR करवाना है। क्या करवाना है? तो TIR, तो क्या कहोगे तुम? जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा दैट विल बी मोर देन क्रिटिकल एंगल। तो ये तो नोन है कि हमें ये पता है, ये तो तुम्हें डिफिनेशन पता है कि ये पेयर के लिए होता ही है, वो को हाईलाइट करने की जरूरत थी नहीं। हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे एंगल्स हमें ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे एंगल और म्यू में रिलेशन पूछा जाता है। AB पे तो हमें पता ही है कि TIR बोल दिया, तो उसके लिए तो हमें पता ही कि साइन C इक्वल टू कितना होगा, 1/म्यू। अब हमें यहाँ पे एंगल्स बोलता है कि इस फेस पे कितने एंगल पे इंसिडेंस हो, इस फेस पे कितने एंगल पे इंसिडेंस हो। तो मान लीजिए एंगल की इस फेस पे कितने पे आया, थीटा पे। इस फेस पे कितना आया, थीटा पे। ये कितना है हमारे पास, थीटा। तो हम यहाँ से तो कनेक्ट करेंगे कि म्यू एंड थीटा में क्या कनेक्शन होगा, म्यू एंड थीटा में क्या कनेक्शन होगा। कहानी क्लियर हो गई। तो यहाँ पे लिखेंगे ये थीटा है, तो इसको क्या मान लें, थीटा डैश, या और कोई नाम देना चाहते तो दे सकते हो। ये थीटा एंड थीटा डैश, और ये थीटा डैश, तो ये वाला 90 माइनस थीटा डैश पे क्या ऑब्लिगेशन है। क्वेश्चन में बोल रखा है कि AB फेस पे क्या हो रहा है, TIR, तो 90 माइनस थीटा पे, 90 माइनस थीटा डैश पे क्या ऑब्लिगेशन है। अरे 90 माइनस थीटा डैश पे ऑथराइजेशन में मिल गया, अथॉरिटी मिल चुका कि दैट इज मोर देन द क्रिटिकल एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज मोर देन क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल तो तुम नहीं जानते हो, तो तुम गधे हो कि ये स्पेयर के लिए बोल दिया कि स्पेयर के लिए होता तो होता है उतना। उसके अलावा तो हमें बोला कि इस पर TIR हो रहा है, तो अथॉरिटी दिया कि क्या हमारे ये कंडीशन अलाउड हो गया, 90 माइनस थीटा डैश विल बी मोर देन तो क्रिटिकल एंगल। जैसे बोला कि वहाँ पे TIR कर रहा है, मतलब उस पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, वहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट विल बी मोर देन क्रिटिकल एंगल, ये कंडीशन तुम्हें बोल दिया। वो ऐसे नहीं तुम साइन C में फंसे हो और इसमें फंसे हो। एक ही सिंगल लाइनर की 90 माइनस थीटा डैश विल बी मोर देन क्रिटिकल एंगल। आगे का जो काम है तो कैलकुलेशन का काम है। एक ही फंडा कि TIR के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी मोर देन क्रिटिकल एंगल, बस इतना एक लाइनर होता है। अब क्या करेंगे, तो अब हम 90 माइनस थीटा डैश को तो कनेक्ट करेंगे थीटा से। 90 माइनस थीटा डैश को किससे कनेक्ट करेंगे, थीटा से। तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, पहले वाला सरफेस पे, पहला वाला सरफेस पे स्नेल्स ला, पहला वाला सरफेस पे स्नेल्स ला क्या बताएगा, 180। पहला वाला सरफेस पे, इस सरफेस पे स्नेल्स ला में ये बताएगा कि डैट विल बी, तो साइन थीटा इज इक्वल टू
म्यू इंटू साइन थीटा डैश, साइन थीटा इक्वल टू म्यू इंटू साइन थीटा डैश। कहानी क्लियर होगा भी। अब यहाँ से तो हम थीटा डैश निकालें, साइन थीटा डैश कितना आ गया, साइन थीटा बाई म्यू, साइन थीटा डैश को साइन थीटा बाई म्यू। यहाँ से कॉस थीटा डैश निकाल लें तो कॉस थीटा डैश की वैल्यू और कॉस स्क्वायर थीटा डैश, कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला कितना था, 1 माइनस सन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डैश, कॉस स्क्वायर थीटा डैश इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कहानी क्लियर हो गई। तो हमारे पास एक कॉस थीटा का रिलेशन आ गया। कॉस थीटा में कन्वर्सन करने के लिए कारण ये था कि हमें इसकी रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। हमारे पास क्या आ चुका कंडीशन, 90 माइनस थीटा डैश विल बी मोर देन, तो हम दोनों तरफ क्या लगाएंगे, साइन लगाएंगे। साइन लगाएंगे क्यों, क्योंकि हमें साइन सी पता है, दोनों तरफ साइन लगा हुआ है, साइन पे ऑब्लिगेशन लगा हुआ है साइन, तो ये क्या बन जाएगा, तो साइन लगाया तो इधर के लेफ्ट हैंड साइड में क्या बन गया, ये कॉस थीटा डैश और साइन सी की वैल्यू, तो कॉस थीटा डैश की वैल्यू नीचे से उठा कर रख देंगे। यस, कॉस स्क्वायर थीटा डैश बोले एक ही बात है, कॉस स्क्वायर थीटा डैश स्क्वायर इक्वल टू 1/म्यू स्क्वायर, नीचे से वैल्यू ऊपर रख देंगे। ये वाला कॉस स्क्वायर थीटा डैश की वैल्यू जो है, ये वाला वैल्यू को यहाँ पे प्लेस करेंगे, डैट विल बी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जिस तरीके से एलसीएम ले लो, म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा विल बी 1, एलसीएम लोगे तो म्यू स्क्वायर, तो म्यू स्क्वायर कट जाएगा, ऊपर राइट साइड में बच जाएगा। एलसीएम लिया गया, एलसीएम लिया दोनों तरफ से म्यू स्क्वायर उड़ जाएगा, म्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ये मोर देन 1, म्यू स्क्वायर विल बी मोर देन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, म्यू विल बी मोर देन आइदर वे में। मार्केट में 50 क्वेश्चन होंगे इस फार्मूले के लिए, या तो थीटा दिया तो म्यू निकालो, म्यू दिया तो थीटा निकालो। जो 90 माइनस थीटा डैश विल बी मोर देन क्रिटिकल एंगल, ये एक सिंगल लाइन फिजिक्स था, बाकी जो किया तो कैलकुलेशन, वो बेसिक कैलकुलेशन मान लिया जाता है कि आदमी को आता है। ये स्नेल्स लॉ फर्स्ट बाउंड्री पे लगाया, साइन थीटा इक्वल टू म्यू इंटू साइन थीटा डैश, या तो उसे क्या बोला है, रेक्टेंगल बना के दिखाओ या सिलेंडर बना के दिखाओ। फार्मूला क्या है, म्यू इज मोर देन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, या फिर दिया हुआ क्या, थीटा दिया हुआ तो क्या निकालो म्यू, या म्यू दिया हुआ तो क्या निकालो थीटा, थीटा दिया तो म्यू, म्यू दिया हुआ तो थीटा। समझ आ गया होगा लोगों को। लगाएगा तो वैल्यू निकाल दे। ये किताबों में क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ऐसा गिरा,
अब कुछ भी लिया जा सकता है। एक बार बता दें, म्यू की वैल्यू बतानी है तो टी आई आर कर रहा है, इस सरफेस पे क्या हो रही है तो टी आई आर, इस सरफेस पे क्या हो रहा है तो टी आई आर। निकाल नहीं पाए लोग? हाँ, अरे म्यू मोर देन 1 प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री लिखना था। साइन 30 डिग्री का स्क्वायर क्या डिराइव किया? म्यू इज मोर देन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा का रूट। तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री कितना? वही केस तो है कि इस साइड पे आ रही है, दूसरे साइड पे टी आई आर सफ़र करना बोल रहा है। 1 प्लस साइन 30 की वैल्यू कितनी? तो म्यू विल बी मोर देन, समझ आ गया होगा लोगों को? तो 2-4 केस जाके घर पे लिख लेगा अपना, ताकि कुछ जब जहाँ जरूरत पड़े तो याद रह जाए कि हम कर सकते हैं। निकाल लेगा 45 के लिए भी। समझ नहीं आया? या तो क्या दिया हुआ तो म्यू दिया हुआ तो थीटा निकालो, या थीटा दिया हुआ तो क्या करो म्यू निकालो। बोथ वे में तो रिक्वायरमेंट हो सकती है। डायग्राम्स को तो वेरियस तरीके से और खींचा जा सकता है, करना काम वही है। म्यू के वैल्यू निकालनी है टी आई आर करने के लिए। इस सरफेस पे टी आई आर के लिए म्यू निकालना है। टी आई आर का डिग्री का कंडीशन बताएंगे। फिर से इसका नॉर्मल खींचा, क्या बनेगा ये तो 45 कितना 45 हमें पता होगा कि 45 विल बी मोर देन। आर टी आई करवाने के लिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है या क्रिटिकल एंगल है ये? तो लिखेंगे 45 विल बी मोर देन क्रिटिकल एंगल। साइन 45 विल बी मोर देन साइन सी की वैल्यू। कहानी के लिए रहोगे या क्या करना है? अगर हमें फार्मूला लगाना 1 साइन स्क्वायर थीटा तो क्या कहेंगे उस केस में?
तो पहला वाला सरफेस पे कितना डिग्री पे गिरा, वो थीटा पहला वाला सरफेस पे लेना था। तो पहला वाला सरफेस पे नॉर्मल आया तो कितना लेंगे थीटा की वैल्यू, ये वाला केस यहाँ से लाइटें घुस रही है और पहला वाला सरफेस पे घुसी और दूसरे पे क्या कर रही है, तो TIR पहले पे घुसी और दूसरे पे, तो एंगल क्या होता था हमारा जो थीटा था पहले के नॉर्मल से कितना लिया था, थीटा एंगल पहले के सरफेस के नॉर्मल से थीटा एंगल पे लिया गया था। तो नॉर्मल से कितना एंगल हो गया, कितना आ रहा आंसर, फिर आ रहा आंसर नहीं आ रहा, न्यू विल बी मोर देन 1 प्लस साइन स्क्वायर 0 क्या आएगा, तो दैट भी रॉन्ग देगा तो अप्लाई नहीं कर पाओगे। रेक्टेंगल के लिए वो वैलिड था, एक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल सरफेस वहीं तक के लिए अप्लीकेबल था। बोला है कि वहाँ पे अप्लीकेबल नहीं होगा, बोला कि इस सरफेस पे TIR करना है, TIR कौन सा सरफेस पे, और दिया हुआ इधर उधर का कुछ दिया वैल्यू, ये 3/2 और 4/3 लेना, कौन किसका लूँ, 3/4 किसका लूँ, 3/2 किसका लूँ, ऊपर वाले का, दिस विल बी 3/2 और दिस विल बी, और TIR कर रहा लिखेगा अपना अपना काम, ये एंगल थीटा दिया हुआ, ये साइन थीटा की वैल्यू ही निकालनी है। इस वाला सरफेस पे TIR करवानी है। इस वाला सर्विस पे TIR करवानी है, करेंगे क्या, तो हमें पता है इसका क्रिटिकल एंगल पता है इस पेयर के लिए, रेयर वाइड आंसर साइन C will रेयर वाइड आंसर, रेयर which one, odd answer is, तो साइन C हमें पता है, पेयर पता तो हमें क्रिटिकल एंगल पता है। अब क्या बोलेंगे, तो हम लोग इनका इंसिडेंस पता करेंगे, इसका नॉर्मल लिया इंसिडेंस पता किया, ये थीटा तो क्या कहेंगे इसे, बोले ये थीटा तो ये 90, तो ये 90 माइनस थीटा तो इधर थीटा, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस भी कितना हमारा, तो सीधा लिखेंगे थीटा विल बी मोर देन C। TIR के लिए बेसिक एक सिंगल लाइनर, साइन थीटा विल बी मोर देन, तो साइन थीटा विल बी मोर देन, तो कहीं भी रेक्टेंगल, ट्रायंगल, स्क्वायर और ट्रेपेजियम बना करके या सिलेंडर बना करके तो TIR करने के लिए बोला जा सकता। अकल में पता होना चाहिए कि हमें जो भी सरफेस पे TIR हो रहा है उसका तो क्रिटिकल एंगल पता हो जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो से क्या पता हो जाता है, हमारा क्रिटिकल एंगल पता हो जाता है। और देन आफ्टर तो एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल खींच करके पता करते हैं, और नॉर्मल एंगल इंसिडेंस ग्रेटर कर देते क्रिटिकल एंगल से, और जो बेसिक कैलकुलेशन करेंगे डेट विल गिव यू तो कंडीशन दे देगा हमें।
वो कोई भी क्वेश्चन हो दुनिया का, अकल है तो तुम निकाल जाओगे इतना लाइन पे। दूसरा काम क्या बोला जा रहा है, तो स्टैंडर्ड केस होता है क्या करना, तो एक पानी और फिश, तो फिश का वर्ल्ड ऑफ व्यू देखना होता है, कितना वो बाहर का दुनिया देख पाएगी। ये फिश जो है तो वाटर में है, नीचे पानी, या कोई अदर ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कोई अदर मीडियम भी हो सकता है, इधर हवा। फिलहाल ऐसा कर लें, क्या हो रही जो फिश दुनिया देखेगी, तो डायरेक्टली फिश चार तरफ देख रही है, वहाँ से देख रही है, तो बोलेंगे कौन सा मैक्सिमम इसका रेडियस क्या पॉसिबल होगा, इधर भी देखेगी और इधर भी देखेगी। मैक्सिमम रेडियस कब होगा, जब होगा लाइट रे क्या करते हुए निकलेगी, ग्रेज करते हुए निकलेगी। जब वो वापस लौट जाएगी तो फिर बाहर दिखेगा ही नहीं। सरफेस मैक्सिमम इतना सरफेस देख पाएगी, वो मैक्सिमम ये सरफेस देख पाएगी जब लाइट रे क्या करते हुए जाएगी, जो आँख से निकलने वाली, फिश के आँख से निकलने वाली लाइट रे पानी के सरफेस पे क्रिटिकल एंगल पे पड़ेगी, लाइट रे बाहर मीडियम में ग्रेज करते हुए निकलेगी। उससे छोटे एंगल्स के लिए क्या हो रहा था, वो जो छोटे एंगल्स के लिए, तो लाइट रे उससे छोटे एंगल्स पे अगर गिर रही थी, उससे छोटे एंगल पे गिरेगी, नॉर्मल के साथ इससे छोटा एंगल पे। ये नॉर्मल के साथ अभी कितने एंगल पे गिरा है, क्रिटिकल ग्रेज करते हुए जा रही है, क्या करते जा रही है। अगर कम एंगल पे गिरेगी, नॉर्मल से के साथ कम हुआ ज़्यादा हुआ, ये नॉर्मल के साथ दिखाएं ऐसा तो कम हुआ ज़्यादा हुआ, तो कम एंगल पे तो लाइट इधर जाएगी, लाइट रे क्या जाएगी, जब ये एंगल होगा, जब क्या करेगी वो क्रिटिकल एंगल पे आएगी, लाइट रे कहाँ जाएगी, ग्रेज करते हुए जाएगी, दैट इज द मैक्सिमम पॉसिबल तो विड्थ जहाँ पे वो देख पाएगा। इधर वाले चीज़ों को वो देख नहीं पाएगा फिश, क्योंकि यहीं पे जब लाइट गिरेगी तो क्रिटिकल करते जाएगी। अब इससे ज़्यादा जैसे ही एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा तो क्या करेगी, इसी में लौट जाएगी, तो वो उससे ज़्यादा दुनिया देख नहीं पाएगा वो। तो सीधा बोलेंगे पानी अगर है तो हमें पता है कि वाटर के लिए क्रिटिकल एंगल तुम्हें बता रखा था कितना होता है, कल ही लिखाया गया है कि 49 डिग्री होता है, कितना होता है ये 49, तो ये भी कितना हो जाएगा, तो ये भी कितना, तो टोटल सेंटर पे एंगल कितना बन गया 98। तो अगर हमें एंगल का टर्म्स में डिस्कशन करना था तो ख़त्म हो गई बात। यहाँ पे सेंटर पे मैक्सिमम फिश ये आँख पे कितनी एंगल बनेगी विजन के लिए, तो डेट विल बी 98, ख़त्म हुई। बाकी हमें ये 98 का टर्म्स में रिक्वायरमेंट होती नहीं है। क्या बोल जाता है कि ये जो देखेगा तो एक पार्टिकुलर तो सर्कुलर एरिया देखेगा, पानी के सरफेस पे क्या देखेगा, ये चारों डायरेक्शन में दिख रहा होगा उसके आँख से, तो एक पार्टिकुलर क्या बन रहा होगा वाटर सरफेस पे, एक सर्कल बन रहा होगा, क्या बन रहा होगा सर्कल, तो उस सर्कल का रेडियस ये होगा। और ये क्या, तो पानी का तो क्या है डेप्थ है, ये क्या पानी का डेप्थ, जहाँ पे फिश लटकी हुई है इतने डेप्थ में फिश है और रेडियस इतना आर, और ये कौन सा एंगल क्रिटिकल एंगल, कितनी वैल्यू साइन सी इजकल टू 1/μ, साइन सी इजकल टू 1/μ। एक तो साइन सी की वैल्यू 1/μ और एक ज्योमेट्री से ये सी, तो ये भी सी, ज्योमेट्री से ये आर है और हाइपोटेनस ये आर है और ये डी है, तो हाइपोटेनस कितना लिख देंगे r² प्लस d²। तो एक साइन सी की वैल्यू ज्योमेट्री से लिखोगे, साइन सी की वैल्यू कितना, तो साइन सी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर दिस है हाइपोटेनस इज दिस, और साइन सी क्रिटिकल एंगल जो जानते हैं तो 1/μ, दोनों को इक्वेट कर देंगे तो रेडियस निकल जाएगा, और रेडियस निकल जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, तो रेडियस कितना है, रेडियस को पाई से गुना कर देंगे तो एरिया बन जाएगा, और रेडियस को 2 पाई से गुना कर देंगे तो पेरीमीटर बन जाएगा। अगर एंगल पूछेगा तो सस्ता पड़ेगा, 49 डिग्री आ गया, ख़त्म हो गई बात, पानी के लिए बात हो रही है।
साइन सी इक्वल टू आर बटे ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे, स्क्वायर कर दिया गया, और रेडियस विल बी तो डेट बी आर स्क्वायर म्यू स्क्वायर। आर स्क्वायर म्यू स्क्वायर इक्वल टू जो रेडियस होगा दिस वन डायमीटर चाहिए, डबल कर लेंगे। तो अनदर लिक्विड है तो म्यू है, अगर पानी है तो उसके लिए पानी के लिए तो म्यू जो है तो कितना होता है 4/3, तो भर के निकाल लेगा डी के टर्म्स में। समझ नहीं आई? पानी है तो म्यू की वैल्यू वहाँ रखेगा तो उसके अनुसार से रेडियस डायमीटर एरिया की वैल्यू निकल जाएगी। म्यू की वैल्यू कहाँ रखेंगे 4/3 3D/√7 या कुछ और आएगा? डी का है म्यू की वैल्यू 4/3 रखेंगे तो 16/9, मतलब वो घटाएंगे तो नीचे 7 आ जाएगा, 7 का रूट रह जाएगा, ऊपर कूदेगा 3 निकल जाएगा रूट से। 3D/√7 60 बाई रेडियस का डबल डायमीटर और 60/√7 अब गुना कर देंगे तो पाई स्क्वायर करके रखोगे तो उतना ही निकल के आएगा, 10 आ जाएगा। या रेडियस का स्क्वायर करो या जो भी है नीचे वाला में म्यू रखो। और भी किसी लिक्विड के लिए कार्यक्रम करना होगा तो कर सकते हो तुम। और ये मछली वाले केस में तो क्या आया तो वेरियस तरीके से लैंग्वेज बनाया जा सकता है। क्या पॉसिबिलिटी बनती है, ये मीडियम था हमारा, अंदर में तो रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, दैट ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, मछली हो सकता है, या दूसरा क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे कोई भी लाइट सोर्स हो सकता है। मछली रहेगा तो फील्ड ऑफ व्यू निकालना, या उसी को क्या बोला था, कितने एरिया को फिश आउटर वर्ल्ड के कितने तो रीजन को देख सकता है, फील्ड ऑफ व्यू, फील्ड ऑफ फिश का फील्ड ऑफ व्यू। या फिश के जब यहाँ पे तो क्या करते हैं तो कोई लाइट का सोर्स रख दिया जाए, क्या रख दीजिए यहाँ पे लाइट का सोर्स, तो लाइट का सोर्स से क्या निकलेगा ब्राइटनेस। तो कितने एरिया में तो क्या करेगा वहाँ पे तो ब्राइटनेस होगा, चमकेगा, कितने एरिया में चमकेगा, फंडा वही लगेगा, यहाँ वो चमक आएगी। नीचे पानी में तो बिजली जला देंगे तो क्या बनेगी वहाँ पे, कोई सोर्स ऑफ लाइट रख देगा तो वहाँ से लाइट डाल डायरेक्शन निकलेगी, सेम जो ग्रेज करते हो जब निकलेगी तो दैट इज द मैक्सिमम पॉसिबल रेडियस, वही काम करेंगे, वैल्यू उतना ही रहेगी। कितना D/√μ² - 1 √μ² माइनस, या उल्टा रिवर्स बोलता रहता है कि कितने साइज का प्लेट रख दे, कितने साइज का, ताकि जो है तो ब्राइटनेस बाहर ना आ पाए। तो फिर से इसी साइज का प्लेट रख देंगे, जितने साइज में ब्राइटनेस फैला हुआ है उस साइज का रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ब्राइटनेस तो बाहर नहीं आ पाएगा। आइडेंटिफिकेशन हो गई होगी क्या क्या बोला जा सकता है उस पर। कॉन्सेप्ट तो वही है, रेडियस और डेप्थ, रेडियस वही, डायमीटर भी वही, एरिया भी वही आएगा,
बट जो इन्फॉर्मेशन बोलेगा तो वेरियस तरीके से बोलते हैं। फिश का फील्ड ऑफ व्यू, या नीचे लाइट का सोर्स रख दिया, कैंडल रख दिया, कितना एरिया में ब्राइटनेस, कितना रीजन में ब्राइटनेस फैलेगा, कहानी क्लियर हो गई। तो दूसरा काम क्या करते हैं, तो डैट विल बी फिश के लिए तो क्या बोला था ये, तो अपरेंट पोजीशंस के लिए बारे में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, अपरेंट पोजीशन। कौन सा पोजीशन, अपरेंट पोजीशन। फिश कितने डेप्थ पे एक्चुअली रखा हुआ, और डी डेप्थ पे। लाइट रे कहाँ से कहाँ जा रही है, तो अंदर से बाहर। तो आएगी लाइट रे, चली गई तो नॉर्मल के पास आएगी, दूर जाएगी। हमें जो है तो फील्ड ऑफ व्यू नहीं कर टेस्ट करना है, फील्ड ऑफ व्यू तो टेस्ट कर लिया। तुम बाहर से पानी से किसी कॉइन को देखते हो, कॉइन को बाल्टी में रखते हैं और बाहर से देखेंगे तो अपने लेवल से क्या होता है, वो ऊपर उठ जाता है। या फिश जो पानी में दिखेगा तो अपने लेवल से क्या रहेगा, ऊपर चला जाता है। कहाँ चला जाता है वो, तो डैट विल बी, ये कॉइन बोले या कुछ और बोले, ये बार बार हमें जरूरत पड़ेगी। फिर से क्या बोला, ये ऑब्जेक्ट एक्चुअल पोजीशन कितना है, ये डी, एक्चुअल पोजीशन कितना, डी डेप्थ पे। और कहाँ पे दिख रहा है, हम कहाँ पे, तो हमारा रिफ्रैक्टिंग सरफेस है कौन सा, ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ये कौन सरफेस, रिफ्रैक्टिंग सरफेस दिस, रिफ्रैक्टिंग सरफेस दिस। रिफ्रैक्टिंग सरफेस से कितने डेप्थ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, वो फिश हो सकता है, कॉइन हो सकता है, और कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तुम पानी, वो हवा में तुम हो और ऑब्जेक्ट कहाँ पे, टेंसर में, तो वो बाहर से देखो तो क्या दिखेगा तुम्हें, तो वो ऊपर की तरफ दिखेगा। बाहर देखो तो कहाँ की तरफ दिखता ही है, एग्जैक्टली ऊपर उठा हुआ दिखता है। तो कितना ये पोजीशन को डी डैश अगर लें, तो डी डैश को क्या मानते हैं, अपरेंट डेप्थ। डी को एक्चुअल डेप्थ और डी डैश को अपरेंट डेप्थ। ये क्या बोलते हैं, रियल डेप्थ है अपरेंट डेप्थ। अब फिर से स्नेल से लगाओगे, और ये किसके लिए ट्रू करते हैं हम लोग, तो नॉर्मल इंसिडेंस के लिए। किसके लिए, तो नॉर्मल इंसिडेंस के लिए, मतलब स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए। किसके लिए, स्मॉल, नॉर्मल में तो जीरो मान लेते हैं, उसी को स्मॉल भी बोलते हैं। तो स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए जो क्या था मेरा, म्यू1 साइन आई, म्यू1 साइन आई इक्वल टू म्यू2 इंटू, तो ये जो है तो जो चेंज हो जाता है फार्मूला, ये जो है तो क्या है हमारे पास, म्यू1 एंड म्यू2, म्यू1 एंड और ऑब्जेक्ट रखा हुआ। तो स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए फार्मूला निकल का आता है, रिफ्रैक्शन फार्मूला है प्लेन सरफेस पे। कौन सा फार्मूला है, स्नेल्स का जो स्पेशल पार्ट है, जहाँ पे म्यू1 साइन आई इक्वल टू म्यू2 साइन आर को क्या लिख देंगे, साइन आई को आई मान लेते हैं, आर को आर मान लेते हैं। तो क्या बन जाते हैं फार्मूला, तो म्यू1 बटे भी, म्यू1 एंड म्यू2, म्यू2 बटे भी इक्वल टू म्यू1 बटे यू। स्नेल से लगाओ तो वैसे क्या बनेगा, ये म्यू1 इंटू साइन आई इक्वल टू, साइन आई को आई लिख दोगे, लाइक आर को आर, लाइक साइन आर को आर लिख दोगे, और ट्रायंगल बना के भी और यूज़ कनेक्ट कर देते, ऐसा आ जाता है। स्टैंडर्ड फार्मूला है, इसको कोई सोचने वाली बात नहीं है। क्या बोलते हैं सर, रिफ्रैक्शन फार्मूला ऑन प्लेन सरफेस, और रिफ्रैक्शन फार्मूला ऑन, जहाँ पे म्यू2 और म्यू1 क्या हमारे हैं, तो म्यू2 जिसमें इमेज बन रहा है, और म्यू1 जिसमें ऑब्जेक्ट रखा हुआ, या फिर ऑब्जेक्ट से लाइट रे चलती है, ऑब्जेक्ट से क्या करती है, लाइट रे चलती है। तो जिस मीडियम से लाइट रे चल रही है वो म्यू1 है, जिसमें घुस रही है तो म्यू2 हुआ। जिस मीडियम से लाइट रे चल रही है वो क्या है तुम्हारा, म्यू1, और जिसमें घुसती है क्या है, तो म्यू2। जिस से चल रही है तो म्यू1 बटे यू इक्वल टू म्यू2 बटे वी, म्यू1 बटे यू इक्वल टू म्यू2 बटे, तो प्लेन सरफेस में रिफ्रैक्शन फार्मूला बोलते हैं इसे। और साइन कन्वेंशन वगैरह वैसे रखेंगे। देखा इधर तुम्हारा मछली कितनी दूरी पे था, रिफ्रैक्टिंग सरफेस कौन सा दिख रहा है, ये मोटा वाला सरफेस रिफ्रैक्टिंग है, ये वाला क्या है, कहाँ पे दिखा था, मछली कहाँ पे था, कितने नीचे पे। तो ये लाइट रे इधर से चलेगी ना, तो कन्वेंशन कैसे अप्लाई करोगे, ऐसे जाएगी, तो क्या बोलोगे, कौन से डायरेक्शन में मेजर पॉजिटिव होगा, इधर वाले डिस्टेंसेज क्या होंगे, इधर वाले डिस्टेंसेज। बोला रिफ्रैक्टिंग सरफेस ये है, दिस इज योर रिफ्रैक्टिंग सरफेस। लाइट यहाँ ऑब्जेक्ट रखा हो तो लाइट ऐसे जाएगी, इस डायरेक्शन जो मेजर होगा पॉजिटिव और अगेंस्ट में मेजर होगा
तो हमारा ऑब्जेक्ट किधर है? यहाँ से नीचे मेजर करोगे तो क्या होगा? तो नेगेटिव माना जाएगा। आप कितनी दूरी पर रखा था ऑब्जेक्ट को साहब? तो डी को कितना रखेंगे? किस में रखेंगे? μ1 में या μ2 में? तो μ1 बटे माइनस डी लिखेगा। μ1 बटे माइनस डी इज द एक्चुअल डेप्थ। अम्योटो बटे डी डैश। हमें डी डैश निकालने है तो उसमें साइन कन्वेंशन नहीं लगाते हैं, या फिर ऐसा करो μ2 रहने दो, μ2 बटे भी लिखे। हमें यू दिया हुआ था भी निकालना है। और हवा के लिए स्पेशल करें तो हवा में करेंगे तो μ2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अगर मीडियम रहेगा तो ऐसे लिखोगे, अगर हवा रहेगा माइनस का बता रहा है तुम्हारा ऑब्जेक्ट कहाँ है? तो नीचे ही है। माइनस बता रहा है कि जिधर ऑब्जेक्ट था उधर ही इमेज बन रहा है। प्लान सरफेस पर रिफ्रैक्शन बोलते हैं। μ2 बटे भी इक्वल टू μ1 बटे यू। कहानी क्लियर होगा कि? तो क्या बोला गया? तो एक्चुअल डेप्थ ऑब्जेक्ट का कितना था? अब वर्चुअल डेप्थ कितना आया? डी बटे माइनस से बता रहा था उधर ही लटका हुआ। यहाँ पे ऑब्जेक्ट और यहाँ पे इमेज कितना चढ़ गया? इसको बोलते हैं शिफ्ट। कितना शिफ्ट कर गया? अरे पूरी लंबाई में से यहाँ से इसमें से किसको माइनस करते हैं? पूरा डी में से ऊपर वाला को माइनस करते हैं, बीच वाला चढ़ाई कितनी हुई पता चल जाएगा। तो डैट विल बी ये बोलते हैं शिफ्ट। कितना शिफ्ट हो गया? ऑब्जेक्ट इतने डेप्थ में रखा तो कितना शिफ्ट कर गया इमेज। दिस इज द शिफ्ट। दस को भी यूज करना पड़ता है। ये स्टैंडर्ड किसी भी दो लेंस का क्वेश्चन हो या मिरर और लेंस का क्वेश्चन हो, कहीं भी एक तो ऐसे मीडियम दिखा करे तो बस शिफ्ट करने की ज़रूरत पड़ जाएगी। फिलहाल तो देख लिया कि पानी में रखा हुआ ऑब्जेक्ट तो अपने स्थान से कितनी ऊंचाई पे दिखता है? डी टाइम्स 1 माइनस 1 बटे म्यू। डी टाइम्स 1 माइनस, ये नॉर्मल विजन के लेटर होता है सीधा देखने के लिए। क्रिटिकल एंगल में देखने के लिए तो फील्ड ऑफ व्यू होता है, उतना मैक्सिमम रीजन को देखेगा। वो अलग केस चला जाता है, स्मॉल एंगल के लिए लागू होता है, अपने स्थान से ऊपर दिखेगा। तो कौन से केस में ये है? बाल्टी में जाकर ऐसे देखोगे, ऊपर से देखोगे तब अपने स्थान से कहाँ दिखता है? ऊपर दिखता है। और अपरेंट डेप्थ डी बाई म्यू, ये क्या? तो दिस इज अपरेंट डेप्थ, दिस इज, तो ये इक्वल टू कितना लिखा हुआ? ये इक्वल टू डी का मतलब क्या लिखते हैं? तो इसको ऐसे में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफिनेशन आता है। और रियल डेप्थ बाई अपरेंट डेप्थ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ रियल डेप्थ एंड अपरेंट डेप्थ। रियल डेप्थ एंड अपरेंट डेप्थ। और चढ़ाई किधर कर दिया था? ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, इमेज यहाँ पे, चढ़ गया किधर? तो वो क्या बोलते हैं कि ऊपर को कौन से दिखाएंगे? यहाँ पे ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ, लाइट रे सरफेस की तरफ चल रही है, तो इसको क्या बोलते हैं? तो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन। तो ऑब्जेक्ट जो है अपने स्थान से ऊपर दिखता है, जो शिफ्ट होता है कौन से डायरेक्शन में होता है? अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। शिफ्ट से अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ, शिफ्ट का डायरेक्शन बोला जा रहा है कि किस डायरेक्शन में होती है? तो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ये है, इधर ही शिफ्ट कर रहा है वो। इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ये है, तो कहाँ जा रहा है? ये चढ़ करके इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में शिफ्ट हो रही है। कहानी क्लियर होगा? तो ये जो है तो सेम काम हम लोग यहाँ पे लगा दिया गया, अपरेंट शिफ्ट।
और ऐसे देख लिया पानी हो या 10 तरह का मीडियम हो, देख लेगा ये ऐसे वैसे रखा हुआ है। 2 मीडियम दिया तो दोनों के लिए फिर से वैसे लगाओगे। 2 मीडियम के अंदर जाकर कहीं पर रखा हुआ है। एक मीडियम में फिश था तो क्या हो गया तुम्हारा, यहाँ पे D1 थिकनेस पे था एक्चुअली, तो कहाँ पे दिखा, D1/μ1 पे दिखा, D1/μ1 पे दिखा। तो ऐसे 2 मीडियम रहेगा, 2 मीडियम रहेगा, ये D1 और D2, D1 एंड μ1 एंड, तो जो अपरेंट पोजीशन होगा तो D1/D2y, तीसरा भी रहेगा D1/μ1 प्लस D2/μ2, ये अपरेंट पोजीशन होगा। अपरेंट पोजीशन को तो ये दोनों मीडियम को हटा करके, या 3 मीडियम उससे 3 के लिए डाल दोगे, 4 होंगे 4 के लिए डाल दोगे, इन दोनों को हटा के एक ही मीडियम में इक्विवेलेंट लगा दें। वो कितना होगा डेप्थ, तो D1 प्लस D2 और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट विल ऐसे लिख सकते हैं, दैट विल D1 प्लस D2 इक्विवेलेंट मीडियम अकेला ही डाल दिया। 2 मीडियम 3 मीडियम को हटा करके एक ही मीडियम से चाहते को उतना ही शिफ्ट कर दे। 2 लोग 3 लोग मीडियम मिल करके जितना ऑब्जेक्ट को शिफ्ट कर रहे थे, एक ही मीडियम लगाए और क्या कर दे, वो शिफ्ट कर दे। तो क्या लिखते हैं, D1 प्लस D2 प्लस D3 बटे म्यू इक्वल टू D1/μ1 प्लस D2/μ2 प्लस D3/μ3। ऐसा वैसा तुम डाल दोगे और इक्वल के इक्विवेलेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना होता है। तो D1 D2 बराबर है, तो रख दोगे, कितना बन जाएगा ये, तो डैट में D1 D2 बराबर है। अगर स्पेशल केस के D1 D2 बराबर है इक्विवेलेंट, तो D1 D2 बराबर है, D ले लें, तो D प्लस D इक्वल लेफ्ट में 2 इमिसिबल लिक्विड डाल दें, तो डैट में 2/μ, या 3 4 5 के लिए 2/μ इक्वल टू 1/μ1 प्लस 1/μ2 प्लस 1/μ3 करते जाओ। 3 4 5 रहेगा तो 3/μ इक्वल टू 3/μ1 प्लस 3/μ2 प्लस 3/μ3। 4 5 10 20 रहेंगे, n रहेंगे तो n/μ इक्वल टू 1/μ1 1/μ2 1/μ3। और अलग अलग रहेंगे तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, D1 प्लस D2 प्लस D3 बटे म्यू इक्विवेलेंट इक्वल D1/μ1 प्लस D2/μ2 प्लस D3/μ3 करके वहाँ से जो भी आइडेंटिफाई करना होगा तो कर लोगे। अपरेंट पोजीशन शिफ्ट, टोटल शिफ्ट निकालना होगा, तो पहला कितना शिफ्ट करता है, 1 - 1/μ1। दूसरा कितना करेगा, D2 1/1 माइनस, तीसरा चौथा जितने रहेंगे तो सबके लिए तुम लिख सकते हो। टोटल शिफ्ट 3 4 5 10 20 के लिए। प्लान सरफेस पे रिफ्रैक्शन नॉर्मल इंसिडेंस के लिए, स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए तो अपने पोजीशन से ऊपर दिखता है। ऑब्जर्वर तुम्हारा कहाँ खड़ा है, रेयर में, और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ था, डेंसर में। सेम काम ऐसा होता है ग्लास स्लैब के लिए, वैसे ही होता है। ग्लास स्लैब है, यहाँ के इसके ऑब्जर्वर इधर है तुम्हारा, इधर से देख रहे हो तुम, और यहाँ पे कुछ रखा हुआ ऑब्जेक्ट देखने वाला इधर है, और ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ। स्लैब का थिकनेस कितना, T। स्लैब का थिकनेस, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हो तो इमेज यहाँ पे बन जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 बार रिफ्रैक्शन फार्मूला लगा के हम लोग निकाल सकते हैं। एक बार यहाँ रिफ्रैक्शन होगा, एक बार यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा। और ये जो स्लैब जो है, तो ये ऑब्जेक्ट है, तो इधर जो ऑब्जर्वर है तो उसकी लाइट रे उसको कहाँ दिखेगी ऑब्जेक्ट, अरे उसको इमेज दिखेगा, ऑब्जेक्ट दिखेगा ही नहीं। तो कहाँ पे दिखेगा, यहाँ दिखेगा, और ये शिफ्ट हो जाता है। ये दैट विल T। ग्लास स्लैब कितना शिफ्ट करता है,
T1 minus 1 बटे म्यू। तो ग्लास यहाँ पे ग्लास के अंदर रहे, ये यहाँ पर रहे, तो बीच में आ गया तो वो शिफ्ट कर देगा। इसको बोलते हैं कि उसको पोजीशन से क्या है, इंडिपेंडेंट है। टी थिकनेस का स्लैब कितना शिफ्ट कर देगा, तो T1 माइनस 1 बटे म्यू। अरे अभी मेरे डेप्थ कितना था D, तो शिफ्ट कितना हुआ था D1 माइनस 1 बटे म्यू। तो सेम चीज़ वहाँ पे कर दोगे। प्रूव करने का इच्छा ही कर रहा है तो ऐसा कर लोगे तुम। यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिया है तो हमारा कितना हो गया, ये ऑब्जर्वर इधर से देख रहा था, एक्चुअल डेप्थ कितना हो गया इससे, RT हो गया। आप फिर से लगाओगे एक लाइन तो प्रिंट डेप्थ यहाँ पे आ जाएगा, और दोनों घटा लोगे तो कितना शिफ्ट कर गया, तो T1 माइनस 1 बटे म्यू वही वाला केस आ जाएगा। तो वो यहाँ पे हो या यहाँ पे हो कोई दिक्कत नहीं। एक स्लैब है तो कितना शिफ्ट कर देगा, T1 माइनस 1 बटे म्यू। T1 माइनस 1 बटे, ये हवा में थोड़ी शिफ्ट होता है, यहाँ से लाइट ले जाएगी तो कोई शिफ्ट नहीं होगा। जब ये स्लैब से पास करेगी तो क्या करेगा, वो शिफ्ट करेगा। किस डायरेक्शन में शिफ्ट करता है, तो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेस। लोकल काम 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर का क्या है तुम्हारा, तो 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर का मान लो, 3 सेंटीमीटर का तो थिकनेस का स्लैब है और ग्लास है, तो कितना शिफ्ट कर देगा। तो बोला कि यहाँ से 20 सेंटीमीटर 21 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर रखा हुआ है, तो वो इमेज कहाँ पे बनेगा। तो तुम या तो 2-3 बार फार्मूला लगाओ या सीधा तुम क्या करो, हम शिफ्ट का फार्मूला यूज कर लेंगे। स्लैब की थिकनेस दिया हुआ 3 सेंटीमीटर, कितना, तो क्या करते हैं हम शिफ्ट निकाल लेंगे। शिफ्ट विल भी, शिफ्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे तो इतना शिफ्ट हो जाएगा, तो कितना हो गया शिफ्ट 3, 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। बोले ऑब्जेक्ट जो है तो 21 पे था, इमेज कहाँ पे मिलेगा, तो 20 पे मिलेगा। तो पानी का मछली का केस करें तो वही केस ये भी है। कहानी के लिए रहोगे तो लिखेगा लाइक प्लेन सरफेस रिफ्रैक्शन का केस में एक जो है तो प्रिज्म का केस आता है, लिख लेगा फटाफट, हेडिंग डाल देगा प्रिज्म में प्लेन सरफेस रिफ्रैक्शन का केस ही है। क्या तो प्रिज्म में तो प्रिज्म क्रिटिकल एंगल तो पेयर के लिए डिफिनेशन होता है, और TIR क्या होता है, प्रिंसिपल होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज मोर देन क्रिटिकल एंगल। तो ये प्रिंसिपल है कि हमेशा ऐसा होगा, प्रिंसिपल है कि हमेशा क्या होगा, लाइट जो होती क्या कर जाएगी, तो लौट जाएगी। और जो तीसरा तो क्या, तो अगर हम लोग किस पे स्टडी करें तो 2 प्लेन सरफेस ले लें, 2 प्लेन सरफेस विच आर एट एन एंगल, विच आर अरे सिंगल सरफेस पे पढ़ेंगे तो क्या होगा, तो प्लेन सरफेस पे रिफ्रैक्शन चल रहा था, कौन सरफेस, प्लेन सरफेस पे रिफ्रैक्शन ये कर रहे थे, तो यहाँ पे प्लेन सरफेस कर रहे थे, ये ऐसे डाला लाइट और इधर तो ये कर रहे थे ये केस, तो क्या कह रहे हैं ये से रिफ्रैक्शन ऑन प्लेन सरफेस, रिफ्रैक्शन ऑन, ये बोला कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है थीटा, और ये क्या है तो छोटा है क्रिटिकल एंगल से, तो क्या होगा लाइट दूसरे मीडियम में चली जाएगी। और दूसरा बोला कि थीटा इज मोर देन क्रिटिकल एंगल, क्या होगा, क्या होगा, लौट जाएगी, क्या करेगी, लौट जाएगी, सिर्फ लौटेगी या दोनों, उसमें भी कुछ लाइट जाती है। किसी भी मीडियम पे कोई भी फिनोमेना 100% नहीं होता। अगर लाइट रे आ रही है तो मोर देन क्रिटिकल एंगल पे जो लाइट रे रहेगी तो क्या करेगी, वह मोर देन क्रिटिकल एंगल पे इंसिडेंस होगा, तो उसके लिए क्या होगा, ये तो लाइट रे लौट जाएगी। उसमें भी कुछ पार्ट कहाँ जाते हैं, तो रिफ्रैक्ट करते हैं, बट हम लोग मेजर पोर्शन क्या होता है लाइट का, तो
लौट जाता है, इसलिए उसको वहाँ पे पढ़ते क्या है, तो वहाँ पढ़ते हम लोग क्या था, रिफ्लेक्शन प्रोसेस। बट कुछ ना कुछ दूसरे मीडियम में जाती है, कुछ ना कुछ 100% सिर्फ ऐसा ही नहीं होता है। 100% आदमी जाके खड़ा हो जाएगा, साहब वहाँ पे गेट पे खड़ा हो गए, उधर देखोगे, गेट में देखोगे, गेट के बाहर क्या दिख रहा है, वो लगा हुआ बिजली का मेंस दिख रहा है तुम्हें, दिख रहा है ना, तुम अपने आप को देखो, तुम्हारा इमेज भी दिख रहा है इसमें, हाँ हाँ दिख रहा है ना। तो तुम किसको अगर पढ़ना होगा तो किसको पढ़ेंगे, इसके थ्रू, इसको रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। अगर इस सर्फेस से पढ़ना होगा तो क्या पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन। समझ आई बात नहीं, किसी भी सर्फेस पे कोई भी चीज़ 100% नहीं होती है। बोला जा रहा है कि वहाँ से कोई भी तुम्हारे अपने हाथ में तुम देखना चाहोगे, तुम्हारा इमेज दिख जाएगा। अगर तुम्हारे पास आंखें हैं तो दिख जाएगी। कोई कुछ सरफेस पे भी, किसी भी सरफेस पे तो क्या क्या हो रहा है उस पर बैठ जाओगे, वहाँ पे कोई भी देखेगा तो वो ब्राइटनेस उसकी जितना मेंस का जो सिग्नल दिख रहा है लाइट लाल कलर का, वो ज़्यादा कंट्रास्टिंग दिख रहा है, ज़्यादा क्या दिख रहा है, उसका रिजोल्विंग पावर ज़्यादा है। बस शर्त है कि तुम अपना मैक्सिमम और आई इक्वल टू ई के लिए, तो दोनों केस के लिए फटाफट लिख लेगा। मैक्सिमम डिविएशन 90 पे मैक्सिमम होता है। 90 पे क्या होता है, जब भी तुम्हें बोलेगा मैक्सिमम डिविएशन निकालो तो पहले एक एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना मान लोगे तुम, तो 90 ले लोगे, हो जाएगा। ट्रायंगल बोला हुआ है, ट्रायंगल है ये तुम्हारा 75 डिग्री और म्यू इक्वल टू √2, 75 डिग्री म्यू इक्वल टू √2। मैक्सिमम डिविएशन निकालो। बोला प्रिज्म का तो एंगल कितना दिया, 75 डिग्री, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना, दैट इज √2। सीधा पहला स्टेप तो लिखोगे तुम। पहला स्टेप यही यूज करोगे। आई कितना होगा, 90। मैक्सिमम डिविएशन का नाम सुनते के साथ आई कितना बोलेंगे, आई। समझ में आ गया लोगों को। मैक्सिमम डिविएशन कितना, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना मान लेंगे, आई प्लस ई माइनस आई प्लस ई माइनस ए। यहाँ तक किसी को दिक्कत है बता देगा कहानी में। पहले सर्फ लाइट कैसे आ रही है, 90 पे आ रही है, कैसे आ रही है ये, और घुस गई। जब घुसेगी तो क्या कहोगे तुम, तो रिफ्लेक्शन कितना मानोगे, पहले सरफेस पे क्या करेंगे, तो दैट विल बी तो 90 पे आ रहा है और ये R1 निकल जाएगा यहाँ से। ये R1 कितना कितना लिखने बोला, sin 90, पहले वाला सरफेस पे sin 90 इक्वल टू √2 इंटू sin R1। sin R1 की वैल्यू, R1 कितना हो गया, R1 प्लस R2 कितना होता है, R1 प्लस R2 इक्वल टू ए। तो R2 कितना निकल जाएगा, तो क्या निकाल लेंगे, ई। ये कौन सा ई होता है, तो म्यू इंटू साइन R2। कितना आ रहा है ये,
निकालेगा 45। मैक्सिमम डिविएशन बोला है, मैक्सिमम डिविएशन 90 डिग्री गिरने के लिए होता है। मैक्सिमम डिविएशन 90 डिग्री गिरने के लिए होता है। मैक्सिमम डिविएशन 90 डिग्री गिरने के लिए होता है। तो क्या बोलोगे तुम? तो 90 डिग्री गिरने के लिए तो बोला है क्या, तो 90 डिग्री ले लिया गया R2 म्यू साइन R2 इजकल टू साइन E डेट W। तो E की वैल्यू 45 डिग्री, E की वैल्यू कितना आ जाएगा? तो रख दोगे यहाँ पे डेल्टा मैक्स इक्वल टू नाइन्टी प्लस 45 डेल्टा मैक्स इक्वल टू, जब भी मैक्सिमम डिविएशन बोलेगा तो यही करेंगे। एक आई पता हो गया और बाकी जो है तो म्यू साइन R1 इजकल टू साइन आई जेड एट 90 मैक्सिमम डिविएशन के केस में, और म्यू साइन R2 इजकल टू तो साइन E, और डेल्टा मैक्स का फार्मूला R1 प्लस R2 इजकल टू E। दूसरा जो था आई इक्वल टू ई के लिए कौन सा डिविएशन? मिनिमम डिविएशन। वो जो है डिविएशन वर्सेज आई का ग्राफ बनाया गया, बोला है कि वो सिमेट्रिकल ग्राफ नहीं है, ग्राफ नहीं लेगा, सिमेट्रिकल है, नॉट पैराबोलिक, डज नॉट एक्सटेंड टू इन्फिनिटी, डज नॉट एक्सटेंड टू इन्फिनिटी। और दो का इन्फॉर्मेशन है, तो दो एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए डिविएशन क्या होता है? तो सेम होता है। दो एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए डिविएशन क्या है? सेम। कहाँ दिख रहा है उसमें? दो एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए डिविएशन ये दिख रहा है कि दो अलग अलग इंसिडेंस है यहाँ पे, बट डिविएशन क्या हमारा? और मैक्सिमम डिविएशन के लिए एंगल 90 और मिनिमम डिविएशन के लिए तो आई और ई बराबर डेल्टा मिनिमम हेडिंग डाल देगा मिनिमम डिविएशन के लिए। तो कितना था हमारे पास? आई प्लस ई इक्वल टू कितना था? ए प्लस डेल्टा आई प्लस ई इक्वल टू, अगर डेल्टा मिनिमम कर देंगे तो लोगों का अभी भी बताया था कि दोनों बराबर बराबर हो जाते हैं। तो आई इक्वल टू ई इक्वल टू ए प्लस डेल्टा बाई 2 कर लोगे। अब डेल्टा लिखेंगे तो डेल्टा एम कहलाएगा। मिनिमम डिविएशन के लिए आई प्लस ई इक्वल टू ए प्लस डेल्टा, आई इक्वल टू ई इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम बाई 2, आई इक्वल टू ई इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम बाई 2। दूसरा R1 प्लस R2 कितना? दोनों बराबर है तो ए बाई 2 हो जाएगा। आई इक्वल टू ई इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम बाई 2, R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू ए बाई 2, और म्यू साइन R1 किस में डालते हैं? म्यू साइन R1 कितना R1 को डाल दें? अरे मिनिमम डिविएशन पढ़ रहा हूँ। साइन आई डालेगा उठा करके यहाँ पे। 15 दिन पहले क्वेश्चन दे दिया गया था लोगों को, आई की वैल्यू ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन ए बाई 2। कहानी क्लियर होगा हुई? साथ साथ सिमेट्री के लिए लिखेगा R1 R2 बराबर हो गया आई और ई बराबर हो गया।
R1 R2 और I और E। तो ज्योमेट्री से क्या कर आता निकल करके कि मिनिमम डिविएशन के केस में लाइट रे प्रिज्म के अंदर बेस के पैरेलल होता है। इन केस ऑफ मिनिमम डिविएशन लाइट रे इनसाइड प्रिज्म इज पैरेलल टू द बेस ऑफ द प्रिज्म। सब कुछ बराबर ही हो गया तो लाइट रे इनसाइड द प्रिज्म इज पैरेलल टू द बेस ऑफ द प्रिज्म। हर एक किताबों में क्वेश्चन पूछा हुआ कि मिनिमम डिविएशन केस में लाइट रे इनसाइड द प्रिज्म और बेस ऑफ द प्रिज्म के बीच का एंगल बता दो, तो क्या कहेंगे 0 डिग्री। ज्योमेट्रिकली तुम टेस्ट करोगे तो ये दोनों पैरेलल लाइट रे हो जाएंगे उन कंडीशन में बराबर। R1 R2 बराबर I और E बराबर के लिए तो बेस के पैरेलल हो जाएगा। ज्योमेट्री का थ्योरम लगाओगे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड तो पैरेलल हो जाता है बेस के एंगल कितना इनसाइड द प्रिज्म और बेस ऑफ द प्रिज्म के बीच का एंगल कितना 0 डिग्री। कहानी क्लियर हो गई होगी। और स्मॉल प्रिज्म के लिए तो फटाफट उसमें म्यू में डाल दे। म्यू की वैल्यू कितनी आ गई थी और डेल्टा एम निकाले वो कितने अननोन है उसमें। तो ये डेल्टा वैसे तो कुछ अननोन है ही नहीं है, म्यू ही अननोन है बस, बाकी सब कुछ पता होता है। स्पेक्ट्रोमीटर से डेल्टा मिनिमम निकल जाता है और ज्योमेट्री से तो ये पता होता है। लेबोरेटरी में जाओगे एक्सपेरिमेंट करने के लिए तो तुम ज्योमेट्री का कंस्ट्रक्शन रहेगा उससे तुम्हें ये पता चल जाएगा। और स्पेक्ट्रोमीटर इंस्ट्रूमेंट होता है उसके थ्रू मिनिमम डिविएशन पता चल जाएगा। उसमें डालेगा वैल्यू और म्यू की वैल्यू निकल जाती है कि टेस्ट हो गया कि सब्सटेंस जो तुम बोल रहे हो वो सही है गलत है। बाकी जो है तो यहाँ पे कैलकुलेशन में तो हमारे पास जो है तो म्यू दिया हुआ तो डेल्टा निकालो। म्यू दिया हुआ तो क्या निकालो डेल्टा। माना जाता है कि ये तो पता है तो म्यू दिया हुआ cot A/2 निकालेगा डेल्टा मिनिमम कितना आ रहा है रखेगा भरे वाले रखेगा लोग यहाँ पे कितना आ रहा है बताएगा 1 2 3 4 म्यू की जगह पर रखे और डेल्टा की वैल्यू निकाले। म्यू इक्वल टू cot A/2 म्यू की वैल्यू cot A/2। कुछ आया लोगों का वो एक फार्मूला है का फार्मूला लिखवाया गया साहब आर म्यू ए डेल्टा में म्यू इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा m/2। म्यू की जगह पे का दिया क्वेश्चन में cot A/2 रखेगा यहाँ पे cot A/2 cot A/2 को sin A/2 cos A/2 में डालेगा। cot A/2 किसके बराबर होता है तो cot A/2 इज इक्विवेलेंट टू cos A/2 अपॉन तो साइन कट जाएगा जो बचेगा उसको साइन में चेंज कर ले लेफ्ट को भी। जो cos A/2 को साइन में क्या भर सकते हैं दोनों तरफ से साइन से हटा देगा। डेल्टा एम की वैल्यू 180 माइनस कहानी क्लियर हो गई। क्या बोला गया डेल्टा दिया हुआ था तो क्या निकाला है तो म्यू और डेल्टा एंड ए 60 डिग्री 30 डिग्री म्यू निकाल ले। कितना आ रहा है अरे रख देगा a प्लस डेल्टा m/2 45
आया कुछ भर पाए या उम्र निकल गई, भर ही नहीं पा रहा है। म्यू इक्वल टू साइन ऑफ दोनों को जोड़ के आधा कर देगा 45 डिग्री। 15 दिन पहले फार्मूला दिया गया था आदमी को, साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू 90/2 45 होता है, और ए बाई टू साइन 30 काट लिया, कितना आया? तो म्यू निकाल ले, म्यू डेल्टा ए 60√3